नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम आमेर अथवा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की नगर निर्माण और नक्षत्र विज्ञान के संबंध में उपलब्धियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सवाई जयसिंह ने 1699 से 1743 की अवधि में जयपुर का शासन किया। 11 वर्ष की अवस्था में 1699 ईस्वी में ये जयपुर के महाराजा बने। जब औरंगजेब से इनकी प्रथम मुलाकात हुई तो अपनी वाक्पटुता और योग्यता से अपने पूर्वज शासक मिर्जा राजा जयसिंह से अधिक योग्य होने के कारण औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपलब्धि प्रदान की। अपने समय में सवाई जयसिंह न केवल आमेर के शासक के रूप में राजपूताना के शासकों में सर्वाधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुए, वरन मुगल मनसबदार के रूप में मुगल दरबार के महत्वपूर्ण अमीरों में से एक थे। अपनी कूटनीति, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने सामाजिक सुधारों और कलात्मक अभिरुचियों के कारण इन्होंने प्रसिद्धि कमाई। इन्हें श्रेय है कि वह मध्यकालीन भारत के ऐसे शासक थे जो आधुनिक थे। इन्हें यह श्रेय है कि उन्होंने भारत के ऐसे प्रथम नगर का निर्माण किया जो आधुनिक दृष्टि से सुनियोजित था। सवाई जयसिंह की कलात्मक अभिरुचियां अनेक क्षेत्रों में प्रसारित थी। वे डिंगल, संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। वे एक गणितज्ञ, एक नगर निर्माता और ज्योतिष शास्त्री थे। ज्योतिष अथवा नक्षत्र विज्ञान और ज्ञान की दूसरी शाखाओं को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। इनके दरबार में ऐसे कवि, विद्वान आश्रित थे जिनके कारण इनके समय का जयपुर न केवल राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में, बल्कि कुछ दृष्टिकोणों से विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने गणित और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथों का संकलन करवाया। विदेशों से अपने दरबार में विद्वान आमंत्रित किए। विदेशों में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर नक्षत्र विज्ञान, गणित और नगर नियोजन से संबंधित सामग्रियों का संकलन करवाया और इसके पश्चात उन्होंने नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ज्ञान का आकलन किया और नगर निर्माण के संबंध में उपलब्ध नक्शों का अध्ययन करके वो जयपुर के निर्माण के बारे में एक योजना का निर्माण करने लगे। जब उन्होंने देखा कि नक्षत्र विज्ञान से संबंधित जो ज्ञान उपलब्ध है वह ठीक ठीक नहीं है, उसमें निश्चितता अथवा एक्यूरेसी की कमी है, इसलिए उन्होंने स्वयं इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की और अपने द्वारा निर्मित उपकरणों के माध्यम से प्रयोग करके जब उन्होंने देखा कि प्रचलित गति अथवा उपस्थिति के बारे में जो सारणी नक्षत्रों की निर्मित है उसमें कमी है अथवा वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने नक्षत्रों की एक नई सारणी जिज का संकलन किया और अपने
समकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर उसे जिज-ए-मोहम्मद शाही का नाम देकर 1725 ईस्वी में संकलित करवाया। नक्षत्र विज्ञान से संबंधित उनके द्वारा तैयार करवाए गए अन्य ग्रंथों में थे मिथ्या जीव छाया सारणी, दुख पक्ष सारणी, दुख पक्ष ग्रंथ, तारा सारणी, जय विनोद सारणी इत्यादि। भारत के 5 नगरों जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी और मथुरा में उन्होंने नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें जयपुर में स्थित उनकी वेधशाला जंतर मंतर उनकी अपनी राजधानी में स्थित थी। आमेर से कुछ दूरी पर जयपुर नगर की स्थापना करने से पूर्व ही उन्होंने एक समतल क्षेत्र पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जो 1718 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1734 ईस्वी में पूरा हुआ। जंतर मंतर 2 शब्दों से बनता है। जंतर का तात्पर्य है यंत्र, इंस्ट्रूमेंट। मंतर का तात्पर्य है सलाह मशविरा करना अथवा गणना करना, कैलकुलेट करना। तो जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा उपकरण जो गणना करने के काम में आता है। तो जंतर मंतर ऐसा एक स्थापत्य का नमूना है जिसमें स्थापत्य के द्वारा निर्मित ऐसे उपकरण हैं जो नक्षत्रों की गणना करने के काम आता था। इन यंत्रों का निर्माण महाराजा जयसिंह ने स्वयं करवाया अथवा उनकी देखरेख में हुआ और जयपुर के जंतर मंतर में 19 ऐसे स्थापत्य के नक्षत्र विज्ञान से संबंधित उपकरण हैं जो नक्षत्रों के बारे में विभिन्न प्रकार के अध्ययन करने, जैसे कि समय का आकलन करने, ग्रहण का अनुमान लगाने, जब पृथ्वी घूर्णन करती है सौरमंडल में अपने पथ पर, तब ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बनती है उसका अंदाजा लगाने, ग्रहों के विलोप होने का अनुमान लगाने आदि बातों का अध्ययन करने के काम में आते थे। ये यंत्रों के नाम हैं चक्र यंत्र, राम यंत्र, सम्राट यंत्र, माइनर एंड मेजर, लघु और बृहद। ये सम्राट यंत्र अथवा दूसरे यंत्र, सम्राट यंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य घड़ी सन डायल माना जाता है। इस प्रकार ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वे अध्ययन से प्रारंभ करके एक वेधशाला के निर्माण तक पहुंचे और उन्होंने 5 वेधशालाओं को भारत में स्थापित किया। आगे आने वाले समय में इन ग्रंथों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों का नक्षत्र विज्ञान के संबंध में भारत में काफी प्रचलन रहा। यह है दिल्ली में स्थापित वेधशाला का एक दृश्य है। यह है जयपुर में स्थापित वेधशाला का बृहत सम्राट यंत्र है। यह है जयपुर में स्थापित वेधशाला का विहंगम दृश्य है। ये रही नक्षत्र विज्ञान से संबंधित महाराजा जयसिंह की उपलब्धि। अब हम नगर निर्माण से संबंधित उनकी उपलब्धियों को लेते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही नगरों के निर्माण के संबंध में निर्देशों का संधारण भारत के नीति शास्त्रों विद्वानों के द्वारा किया जाता रहा है। अनेक ग्रंथों में, चाहे वो स्पष्ट रूप से वास्तुशास्त्र से संबंधित हो अथवा सामान्य ग्रंथ हो अथवा दूसरे विषय से संबंधित हो, प्रसंगवश उसमें नगर निर्माण से संबंधित कतिपय नियमों का सम्मेलन किया गया पाया जाता है। उदाहरणार्थ महाभारत में लिखा गया है कि राजधानी को
मजबूत दीवारों और पहाड़ियों से सुरक्षित होना चाहिए। अर्थशास्त्र में यह सलाह दी गई है कि किसी नगर को चौकोर खांचों में विभाजित नगर योजना के आधार पर नियोजित किया जाना चाहिए, जिसमें 9 खांचे हों, जो तीन 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 सड़कों के समुच्चय, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए बनाए जाते हैं, के द्वारा विभाजित होता हो। मानसार मायामता कामसूत्र में यह उल्लेख है कि किसी नगर को प्रभावशाली प्रभावशाली दुर्गीकृत रूप से सुरक्षित होना चाहिए। शुक्र नीति में राजधानी अथवा किसी नगर में महलों, रसोई घर, अस्तबलों, रथों का स्थान, आर्मी के बैरक्स, अनाज, पानी और अस्त्र शस्त्रों के भंडारों का स्थान नियत करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। अपराजित प्रच्छा, जो कि एक जैन ग्रंथ है, में यह बताया गया है कि किसी नगर के लिए वह स्थान सर्वोत्तम होता है जहां पर 2 नदियां आपस में मिलती हों और जिसके सानिध्य में जंगल और पहाड़ियां हों। कालांतर में इन नियमों ने शास्त्रीय स्थिति प्राप्त कर ली, न केवल प्राचीन भारत में वरन आगे आने वाले समय में भी नगरों की स्थापना को ये सिद्धांत प्रभावित करते रहे। आमेर के कछवाहों की राजधानी के रूप में जयसिंह के द्वारा विरासत में प्राप्त करने, वहां पर निवास करने के उपरांत उन्हें यह महसूस हुआ कि और अधिक विस्तार तथा पानी के दृष्टिकोण से वहां पर अधिक संभावनाएं नहीं हैं। इसलिए कालांतर में उन्होंने एक नई राजधानी का निर्माण करने के बारे में सोचा। इस नई राजधानी जयपुर अथवा जयनगर का निर्माण वह करते, इससे पहले भी आमेर के किले में उनके द्वारा कुछ भवनों का निर्माण कराया गया था, जैसे कि जय निवास को 1725 ईस्वी में निर्मित कराया गया। दीवान एक खास आमेर के किले में बनाया गया, जो कि मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित था। यह स्वाभाविक है कि राजपूत सम्राट मुख्य रूप से स्थापत्य की हिंदू शैली के आधार पर भवनों का निर्माण कराते, लेकिन मुगल सानिध्य में आने और एक समन्वित संस्कृति उत्पन्न होने के कारण राजपूताना के राज्यों पर और उनकी स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा। हिंदू स्थापत्य शैली स्तंभों और सहतीरों पर टिकी हुई स्थापत्य शैली होती थी, जिसे सहतीरी शैली कहा जाता था। मुगल स्थापत्य शैली मेहराबों और गुंबदों पर आधारित होने के कारण उसे मेहराबी शैली कहा जाता था। दोनों शैलियों के मूल आयोजन के साथ साथ उनमें अलंकरण में भी भेद होता था। जैसे हिंदू धर्म में जीवित वस्तुओं के अलंकरण के रूप में चित्रित अथवा मूर्तिमान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होती थी। इसलिए जीवित वस्तुओं के अंकन के द्वारा चित्रण किया जाता था, लेकिन इस्लाम में बारीक जालियों, कोमल अलंकरणों की प्रधानता हमें दिखाई देती है, जिसके कारण हिंदू अथवा राजपूत शैली के दृढ़ता के मुकाबले मुगल स्थापत्य शैली हमें एक नाजुक शैली और अधिक कुलीन शैली प्रतीत होती है। राजपूत शासकों के द्वारा जो शासक जितना अधिक मुगल दरबार के प्रभाव में आया, उसके द्वारा
निर्मित किए जाने वाले भवनों पर मुगल स्थापत्य शैली का उतना ही अधिक प्रभाव पड़ा। इसलिए सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित दीवाने खास में भी मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। उसके पश्चात उन्होंने जब आमेर से 7 मील दक्षिण में नाहरगढ़ की पहाड़ियों से संरक्षित खुले मैदान में जयपुर को बसाने का निर्णय लिया। यह स्थान को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आमेर के जितना, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आमेर के सानिध्य में स्थित था। इसलिए एक तरह से जयपुर और आमेर दोनों मिलकर कछवाहों की संयुक्त राजधानी का निर्माण करते थे। 18 अक्टूबर 1727 ईस्वी को सवाई जयसिंह ने इस नगर की नींव रखी, जिसका नाम जयनगर था। सवाई जयसिंह के नाम पर कालांतर में यह जयपुर कहा जाने लगा। यह विजय अथवा जय का नगर था। जैसा कि हमने अध्ययन किया, विश्व भर से नक्शों का स्थापत्य से संबंधित ज्ञान का विश्लेषण करने के पश्चात वो अपनी राजधानी का निर्माण करने की ओर उन्मुख हुए थे। इसलिए बंगाली ब्राह्मण, जो स्थापत्य कला के अच्छे जानकार माने जाते थे, विद्याधर भट्टाचार्य के साथ मिलकर उन्होंने जयपुर की नगर योजना का निर्माण किया, जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के साथ तो सामंजस्य रखती ही थी, उसमें चयनित स्थान की व्यावहारिकताओं का समावेश भी था। यानी मूल रूप से भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए यह कुछ आधुनिक अथवा व्यावहारिक दृष्टिकोणों से समाहित भी थी। यह एक जूते की आकृति बनाने वाली पहाड़ियों के, जो उत्तर पश्चिम और पूर्व दिशा में शहर को घेरते थे, इस नगर को बसाया गया। इसके उत्तर और पूर्व दिशा में किलों का निर्माण भी कराया गया। ये आयताकार नगर था। 3 सड़कों, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, के माध्यम से यह 9 ब्लॉक्स में विभाजित एक शहर था। इसमें से 2 ब्लॉक्स राजकीय भवनों और महलों के लिए सुरक्षित किए गए। शेष 7 ब्लॉक जनसंख्या के निवास के लिए तय किए गए। शहर को सुरक्षित करने के लिए विशाल दीवार का निर्माण कराया गया, जो 6 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी थी। इस दीवार में 7 गेट थे: ध्रुव पोल, सूरज पोल, चांद पोल, अजमेरी दरवाजा, जिसे किशन पोल भी कहा गया, नया पोल, सांगानेरी दरवाजा, जिसे शिव पोल भी कहा गया, घाट दरवाजा, जिसे राम पोल भी कहा गया। मुख्य सड़कों, सरकारी कार्यालयों और भवनों का निर्माण करने में कम से कम 4 साल लगे। जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, केंद्रीय स्थानों पर बाजार बनाए गए, जैसे कि रामगंज, रामचौक, चांदनी चौक, पर्वत चौक, वड़गंज, चौतरागंज आदि। इनके बीच के इलाकों में जनसंख्या निवास करती थी। जनसंख्या का निवास जाति के अनुसार होता था। ब्राह्मणों, राजपूतों, वैश्यों, कायस्थों के निवास के लिए अलग अलग ब्लॉक्स निर्धारित किए गए और उन्हें उन जातियों के आधार पर ही नाम भी दिया गया, जैसे छिपावास, कुमारवाड़ा, तेलीवास, ब्रह्मपुरी,
महेश्वरीवास इत्यादि। यह बातें वास्तुशास्त्र के भारतीय सिद्धांतों के बिल्कुल संगति में थी। यह जयपुर नगर नियोजन का एक दृश्य है। इसमें ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बाहर की तरफ पहाड़ियों का घेरा दिखाई दे रहा है। बीच में महलों और सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए स्थान दिखाई दिया गया है। यह घोड़े की नाल की आकृति में पर्वत श्रृंखलाओं से एक तरफ और दूसरी तरफ खुला शहर है, जो कि शास्त्रीय सिद्धांतों के थोड़ा कम संगति में है, क्योंकि यह शहर समतल भूमि पर बसाया गया है, जबकि अधिकतर शहर पहाड़ियों की चोटियों पर बसाए जाते थे। जैसे कि जयपुर के कंट्रास्ट में आप स्वयं आमेर को देख सकते हैं। राजपरिवार के निवास के लिए महलों का निर्माण करवाया गया। चंद्र महल, प्रीतम निवास, शोभा निवास, सुख निवास, छवि निवास, शीश महल, मुकुट महल आदि ये स्थापत्य की राजपूत शैली से मुख्यतया प्रभावित थे। इनमें रहने के लिए जो अपार्टमेंट्स बने वो दालानों और गलियारों के माध्यम से दूसरे अपार्टमेंट्स से जुड़े हुए थे। इन अपार्टमेंट्स में राजकीय परिवार, कुलीन सामंत निवास करते थे। दूसरे कुछ जगहें दरबारियों के निवास के लिए भी थी। कुछ जगहें अस्तबलों इत्यादि के लिए भी निर्धारित की गई थी। जयपुर के दीवाने खास और दीवाने आम पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। इन महलों के अलावा मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव बागों की स्थापना में नजर आता है। जो मुख्य राजकीय बाग थे, राम बाग, जय निवास बाग, केसर देसर बाग, बड़े विशाल बाग थे, जिसमें फूलों की क्यारियां, झरनों और वृक्षों की पंक्तियों के द्वारा आच्छादित थी। ये फूलों की क्यारियां चौकोर पद्धति में कटे हुए थे, जो कि मुगल बागों के अनुसरण में अपनाया गया तरीका था। मुगल बागों की स्थापना हस्त विहिस्त की कल्पना के आधार पर की जाती थी, जिसमें चौकोर बटी हुई क्यारियां नहरों अथवा पानी के स्रोतों से विभाजित होती थी। यह स्वर्ग, जो कि नदी के जल के स्रोत के निकट उपस्थित होता था, जन्नत में निवास करने के समान समझा जाता था। इसलिए चौकोर पद्धति पर कटे हुए फूलों की क्यारियों में सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया, जो टांकों से, झरनों से, कुओं से इत्यादि से की जाती थी। पर्याप्त मात्रा में निजी बगीचे भी कुलीन वर्ग के द्वारा अथवा वणिक वर्ग के द्वारा स्थापित किए गए खेत की बगीची, हीराचंद जौहरी गार्डन, घाट बाग, कौशल बाग इत्यादि ये जयपुर के नगर नियोजन, महलों के निर्माण, गढ़ों के निर्माण, बागों के निर्माण के संबंध में कुछ बातें थी। पानी के पानी के स्रोत के रूप में दुर्भावती नदी को बांध बनाकर मानसागर झील में बदल दिया गया। दूसरी एक झील जयसागर थी, जो पानी की आपूर्ति कराती थी। जो शहर के 9 ब्लॉक थे, ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड के 9 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व भी करते थे या ब्रह्मांड के 9 नक्षत्रों के सूचक थे।
जैसा कि बताया गया, मैदान में स्थित होने के कारण यह है नगर का स्थान स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं था जितना कि आमेर था, लेकिन फिर भी वास्तुशास्त्र के अधिकतम सिद्धांतों का पालन करते हुए उसमें उस समय के प्रचलित वैश्विक ज्ञान को समावेश करके व्यावहारिक दृष्टि से उसे उपयोगी बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जयपुर को बसाने के पीछे सवाई जयसिंह, जो कि एक अति महत्वाकांक्षी शासक माने जाते थे, एक ऐसे राजधानी का निर्माण करना चाहते थे जो मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा के समान वैभवशाली और शक्ति का केंद्र होती। इस तरह सवाई जयसिंह ने अपने जीवन काल में ऐसी कलात्मक स्थापनाएं की जो उनके बाद में आने वाले समय में उनके प्रसिद्धि को आलोकित करती रही। 18वीं शताब्दी के वो सर्वाधिक प्रबुद्ध शासक माने गए। 1733 ईस्वी में उन्होंने जयपुर को कछवाहों की आधिकारिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। जयपुर आधुनिक समय का ऐसा शहर बना जो मध्यकाल में स्थापित किए जाने के बावजूद अपनी नगर नियोजन में आधुनिक था। 2019 ईस्वी में भारत के प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में जयपुर को मान्यता दी गई। जंतर मंतर 2010 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका था। आमेर के किले ने 2013 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में अपना स्थान बनाया। इस तरह से नक्षत्र विज्ञान और नगर नियोजन में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की उपलब्धियां ऐसी थी जो न केवल अपने तरह की एकांतिक थी, वरन अनेक दृष्टिकोणों से अनूठी और आधुनिक भी थी, जिसने अपने समय में नक्षत्र विज्ञान और नगर नियोजन से संबंधित प्रचलित ज्ञान को प्रभावित किया, उसमें नए आयामों का समावेश किया।